कहते हैं कि पुलिस अपना ईमानदारी से काम नहीं करती है। काश पुलिस अपना ईमानदारी से काम करे तो जनता का, लोगों का, फरियादियों का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा। और यही कारण कि पुलिस काम नहीं करती और फरियादी मारे मारे फिरते हैं, परेशान फिरते हैं और पुलिस को तरह तरह की बातें भी करते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी से को सुनने के बाद आपको बिल्कुल साफ साफ लग जाएगा कि हाँ, पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे तो इस तरह के लोगों को दिक्कतें ना हो। दरअसल 22 अगस्त 2022 का ये वाकया है। एक हिंदू नेता होते हैं, हिंदू नेता जो कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, जो कि गौ रक्षा करते हैं, जो कि जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए आवाज़ उठाते हैं। इसलिए उनके कई तरह के दुश्मन बन चुके हैं। 12 अगस्त 2022 को जैसे घर का दरवाज़ा खुलता है, दरवाजे पर एक चिट्ठी पड़ी होती है और चिट्ठी भेजने वाला होता है सलमान सिद्दीकी। लिखा हुआ था कि तुमने PIL डालकर उसमें मुसलमानों के जो बूचड़खाने हैं वो बंद कर दिए हैं और उनसे कितना नुकसान हुआ है तुम इस बात को जानते नहीं हो। बम लगाकर तुम्हें उड़ा दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। जैसे ही उस हिंदू नेता को चिट्ठी मिलती है, दौड़ता हुआ सीधे थाने पहुंचता है, कहता है कि साहब मेरी जान को खतरा बना हुआ है, मुझे सुरक्षा दे दी जाए और मेरी मदद करिए। पुलिस ने इस चिट्ठी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। जैसा पुलिस को ईमानदारी से काम करना चाहिए था, पुलिस ने पूरी ईमानदारी से वो काम किया ही नहीं। कुछ दिन बीत जाते हैं। 21 अप्रैल 2023 को वो कार लेकर घर से बाहर निकला हुआ था और जैसे हिंदू नेता अपनी कार में जाकर बैठता है तो उसके पीछे वाले शीशे पर जो वाइपर लगा होता है उस पर एक चिट्ठी लटकी हुई थी। चिट्ठी क्या, एक कागज़ था A4 साइज का। उसमें मुस्लिम गुड्डू नाम के एक व्यक्ति ने धमकी दी थी और 22 लाख रुपए की उससे रंगदारी मांगी थी। कहा था कि तुम जैसे लोगों की वजह से हमारा अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, पैसे पहुंचा देना प्रयागराज, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। वो फिर उस कागज़ को लेकर सीधा थाने पहुंचता है, कहता है कि देखो साहब FIR दर्ज कर लो और मेरे इस मामले में मदद कर दीजिए। पुलिस FIR तो पहले वाले मामले में दर्ज करती है, दूसरे वाले मामले में दर्ज करती है। पहले वाले मामले में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी धमकी थी, दूसरे वाले मामले में भी योगी आदित्यनाथ को धमकी थी ठीक बम से उड़ाने की, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही थी। लेकिन तीसरी एक और चिट्ठी नहीं आती, बल्कि ईमेल ID से एक मेल आता है जिसमें कहा जाता है कि राम मंदिर को बम से उड़ा दिया जाएगा। बस इतना था कि पुलिस सक्रिय होती है, मामले की जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद जो सच सामने आता है, उस सच को सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिरकार कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। दरअसल बात शुरू होती है 22 जनवरी 2024 को। अयोध्या में राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जगह जगह इनविटेशन दिए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां भी आने वाली हैं। दरअसल इसी दिन नवनिर्मित मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। इसके लिए लगभग 4000 संत आएंगे, साथ ही 2200 बड़ी हस्तियां भी आनी हैं। इसके लिए राजनेताओं को, खिलाड़ियों को, हीरो हीरोइन, उद्योगपति जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों को इनविटेशन भेजे जा रहे हैं। अब राम मंदिर की जब बात आती है तो जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा की बात आती है तो करोड़ों जो इनके भक्त हैं वो जाकर वहाँ दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वह बताते हैं कि वहाँ होटलों में जगह भी नहीं है, रहने के लिए भी जगह नहीं है। इतने लोग पहुँच रहे हैं क्योंकि बात आस्था से जुड़ा हुआ है। इसी बीच यानी कि 19 नवंबर 2023 को एक मेल IM अंसारी खान इस नाम से एक मेल जारी होता है और मेल जब जारी होता है तो उसमें धमकी दी जाती है साफ साफ कि राम मंदिर को बम से उड़ा दिया जाएगा। साथ ही ये वक्त बीतता है। कुछ टाइम के बाद यानी कि 27 दिसंबर 2023 को एक और मेल जारी होता है जुबैर खान के नाम से। इसमें भी लगभग सेम टू सेम बातें लिखी हुई थी और राम मंदिर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, STF के चीफ अमिताभ यश और देवेंद्र तिवारी, इन तीनों को बम से उड़ाने की धमकी जब दी जाती है तो फिर मामला फिर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचने वाली बात थी। दरअसल देवेंद्र तिवारी जो होते हैं ये अपने ट्विटर हैंडल से एक उस चिट्ठी को जो उन्हें ईमेल के माध्यम से मिली थी उसको अपलोड करते हैं, बताते हैं, पुलिस को भी टैग करते हैं, मुख्यमंत्री को टैग करते हैं, कई बड़े बड़े अधिकारी को टैग करके बताने की कोशिश करते हैं कि देखो मेरी जान को भी खतरा बना हुआ है, राम मंदिर की भी जान को खतरा बना हुआ है, मुख्यमंत्री की जान को भी खतरा बना हुआ है, STF चीफ अमिताभ यश की भी जान को खतरा बना हुआ है। पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। दरअसल देवेंद्र तिवारी है कौन, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। भारतीय किसान मंच के ये अध्यक्ष हैं,
भारतीय गौ सेवा परिषद, एक इन्होंने एनजीओ बनाया हुआ है, उसके भी ये अध्यक्ष हैं। लखनऊ के डंप कॉम्प्लेक्स में ये रहते हैं और इनका जो मूल एड्रेस है वो बंद्रा के है, जो थाना बंद्रा लगता है लखनऊ के अंदर, वहाँ के ये रहने वाले हैं। जैसे ही चिट्ठी जाती है ये टैग करते हैं ट्विटर पर, अखबारों में खबर छपती है, टेलीविज़न पर भी आती है, न्यूज़ में भी आती है। अब बाकी ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक तरफ तो राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर तमाम बड़े बड़े इंतज़ाम किए जा रहे हैं और इस बीच में धमकी मिलना ये बहुत बड़ी बात थी। शायद उत्तर प्रदेश की सरकार को सीधे सीधे चैलेंज करना था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस की जो आला अफसर थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनसे कहा कि इस मामले को त्वरित देखिए, आखिरकार बात क्या है। इसके बाद डीजीपी लखनऊ ऑफिस से एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश को आदेश होता है कि इस मामले की जांच पड़ताल करिए, किसने मेल किया है, कब मेल किया है। पहला मेल 19 नवंबर 2023 को होता है, दूसरा मेल 27 दिसंबर 2023 को होता है। जिसने भी मेल किया था, अब उस मेल का सिर्फ एक स्क्रीनशॉट था, बाकी कहाँ से आया है, कैसे आया है, मेल आईडी, अब इसकी पड़ताल करना जब पुलिस ने शुरू किया है तो जिसने वो मेल भेजा था शायद उसको लग रहा था कि कभी वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस अगर अपनी ईमानदारी से काम करे, अगर सच्चाई से काम करे, तो अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, अपराधी चाहे ज़मीन की 7 तह के अंदर भी घुस जाए, उसको वो खोद कर बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ क्योंकि उच्च अधिकारियों का, साथ ही मुख्यमंत्री का, साथ ही बड़े बड़े अधिकारियों का जब आदेश था तो पुलिस को ईमानदारी से काम करना ही था। पुलिस ने जैसे ही ईमानदारी से अपना काम करना शुरू किया तो इसमें 2 नाम सामने आते हैं। एक नाम होता है ताहर सिंह, दूसरा नाम होता है ओम प्रकाश। दरअसल ओम प्रकाश और ताहर सिंह एक इंडियन इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल साइंस का एक इंस्टीट्यूट होता है, उसमें ताहर सिंह जो होते हैं वो सोशल मीडिया प्रभारी होते हैं और इसी इंस्टीट्यूट के अंदर ओम प्रकाश पीए होते हैं, जो पर्सनल असिस्टेंट रखे होते हैं वो। इन दोनों के बारे में पता निकाला जाता है तो पता चलता है कि इन्होंने एक दुकान से मोबाइल ख़रीदा और ये लखनऊ का एक नाका, एक जगह है, वहाँ पर अमन मोबाइल सेंटर होता है, वहाँ से अलग अलग 2 मोबाइल खरीदते हैं। मोबाइल ख़रीदने के बाद 2 ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं, दोनों मिलकर IM अंसारी खान और ज़ुबैर खान के नाम से। जब ये ईमेल आईडी अपने नाम बदलते हैं, अपने नाम बदलने के बाद ईमेल आईडी क्रिएट करने के बाद और ये सीधे सीधे धमकी दे देते हैं, यानी कि राम मंदिर को भी लपेट लेते हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी लपेट लेते हैं, साथ ही एसटीएफ के चीफ होते हैं उनको भी, और एक हिंदू नेता होते हैं देवेंद्र तिवारी, इनको भी। अब जैसे ही धमकी वाली बात आती है, पुलिस ने इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए तमाम दबिशें देना शुरू कर दिया और दबिश देकर आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद 3 जनवरी 2024 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि सचमुच ही बमबारी कर दें। अब नाम, जिस नाम से धमकी दी गई थी वो नाम तो मुस्लिम होते हैं, लेकिन धमकी देने वाले हिंदू युवा होते हैं। ये कौन है, क्या मामला है? जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है तो पता चलता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल साइंस के वाईफाई का इस्तेमाल किया गया था। उनके वाईफाई का जो IP एड्रेस निकल के आता है उसी से ये मेल भेजा गया था। अब इसके मालिक का पता करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि मालिक इसका कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र तिवारी ही होता है। वो देवेंद्र तिवारी जिसको पहले 22 अगस्त 2022 को धमकी मिलती है, फिर 21 अप्रैल 2023 को एक चिट्ठी दी जाती है और चिट्ठी देने वाला कोई और नहीं मुस्लिम गुड्डू होता है। दरअसल ये जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड इसलिए भी था क्योंकि इस वक्त में उमेश हत्याकांड होता है और उमेश हत्याकांड जब होता है तो इसके बाद फिर ये मामला पूरे देश भर में हाईलाइट हो जाता है। उमेश हत्याकांड के अंतर्गत एक मुस्लिम गुड्डू नाम का व्यक्ति होता है। वो सोशल मीडिया पर एक CCTV फुटेज थी जो लगातार वायरल हो रही थी कि एक व्यक्ति ने सफ़ेद शर्ट पहनी हुई और पैंट पहनी हुई, नीचे हाथ में बैग लटका हुआ है, वो बम निकाल रहा है और दबादब फेंक रहा है। वो लगातार फेंक रहा था, उसी ने ये चिट्ठी भेजी है और जब चिट्ठी देवेंद्र तिवारी को भेजी जाती है तो देवेंद्र तिवारी थाने जाता है और थाने जाने के बाद अपनी सुरक्षा की मांग करता है। कहता है कि साहब देखो, मेरी जान को खतरा बना हुआ है, मुस्लिम गुड्डू ने मुझे चिट्ठी भेजी है और पहले भी एक चिट्ठी आ चुकी थी। लेकिन पुलिस इस मामले को उतना गंभीरता से नहीं ले रही थी और लेकिन जब पुलिस ने गंभीरता से लिया और इसमें 2 लड़कों को पकड़ा जाता है, ताहर सिंह और दूसरा ओम प्रकाश, जो कि गोंडा के रहने वाले होते हैं। और जब पुलिस ने गिरफ्तार करती है तो इस एक इंस्टीट्यूट से इनका ताल्लुक निकल के आता है। अब इंस्टीट्यूट से ताल्लुक निकल के आता है तो पता चलता है कि इंस्टीट्यूट किसी और का नहीं बल्कि देवेंद्र तिवारी का होता है, जिसको धमकी दी जा रही थी, बल्कि वही धमकी दिलवा रहा था। तो उससे पूछा जाता है कि आखिरकार क्या बात है कि तुम धमकी क्यों दिलवा रहे थे, या फिर इन दोनों लोगों से, जो उसके एक का PA था, एक सोशल मीडिया को हैंडल किया करता था, उनसे पूछा गया कि जो तुम्हारा मालिक है
वो खुद को ही धमकी क्यों दिलवा रहा था, क्या मामला था। तो वो कहता है कि साहब ये सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए लगातार तत्पर रहते थे, जीव जंतुओं की रक्षा करते थे, बूचड़खाने बंद कराने के लिए कोशिश करते रहते थे, लेकिन जो इन्हें मिलना चाहिए था, जितना नेम फेम मिलना चाहिए था, जितने ऊंचे ओहदे पर पहुंचना चाहिए था, ये उतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच नहीं रहे थे, इसलिए लगातार टेंशन में रहते थे। इन्होंने सोचा कि कुछ जैसे 2-4 सिपाही सुरक्षा में रहेंगे तो भौकाल बना रहेगा और इससे अपनी नेतागिरी भी बहुत अच्छी चलती रहेगी। इसलिए 12 अगस्त 2022 को चिट्ठी भेजी थी, लेकिन चिट्ठी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, पुलिस ईमानदारी से अपनी जांच नहीं करती। इसके बाद 21 अप्रैल 2023 को एक बार फिर से चिट्ठी डाली जाती है, लेकिन उस चिट्ठी को भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस बार सोचा कि कुछ बड़ा धमाका किया जाए, जैसा बड़ा धमाका करेंगे मामला हाईलाइट होगा और पुलिस पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि हम जो पुराने सबूत हैं वो सब कुछ मिटा चुके होंगे। जहां से मोबाइल खरीदे थे दोनों, मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए किया गया था और साथ ही एक ईमेल आईडी क्रिएट करने के बाद धमकी देने के लिए, और वो धमकी देकर उन दोनों मोबाइलों को जलाकर राख खाक कर दिया गया था ताकि कोई सबूत नहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने सबूत अपने लेवल पर ख़त्म किया था और इंटरनेट की दुनिया में ये चीज़ें सालों साल बनी रहती हैं। और पुलिस ने जब उनका आईपी एड्रेस के माध्यम से पता किया तो वाईफाई निकला, वाईफाई से इंस्टीट्यूट का एड्रेस निकल आया। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब ये पता चलता है कि ये हाईलाइट होने के लिए, बड़ा नेता बनने के लिए, सुरक्षा हासिल करने के लिए ये सब काम कर रहा था, तो लोगों को बड़ा अफसोस हो रहा था कि एक हिंदू नेता ने मुस्लिम बनकर किस तरह से धमकी दे रहा था। इससे शायद बड़ा बवाल भी हो सकता था और इससे कुछ लोग आमने सामने भी आ सकते थे, दंगा भी हो सकता था। लेकिन पुलिस ने ईमानदारी से काम करके आरोपियों को गिरफ्तार करके और उन्हें जेल भेज दिया है। अब वो जेल में रहेंगे, सुरक्षा भी उनकी पूरी अच्छी से मिलेगी, क्योंकि कहते हैं कि जेल में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई बाहरी ताकत उसमें कोई हमला नहीं कर सकती, इसलिए सुरक्षा तो उन्हें मिली गई। वो सुरक्षा भी चाहते थे, साथ ही हाईलाइट भी होना चाहते थे। आज ये न्यूज़ ज़्यादातर मोबाइलों पर आप देख सकते हैं, ज़्यादातर अखबारों में छपी हुई देख सकते हैं, ज़्यादातर टीवी चैनल पर ये खबर चल रही है कि एक हिंदू नेता ने मुस्लिम बनकर किस तरह से धमकी दी है, यानी कि उन्हें शॉर्टकट का रास्ता अपनाकर अपनी पूरी ज़िंदगी को तहस नहस कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की तो इसमें धारा 506, 507, 153, 420, 468, 471, 201, 120 भी, 66 DIT एक्ट की धारा, और इनमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इतनी सारी धाराएं हैं कि शायद बहुत लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहेंगे। करियर पूरी तरह से डूब चुका है, ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि शॉर्टकट की जो लाइफ होती है वो वाकई बहुत ख़राब होती है। जिस तरह से देवेंद्र तिवारी ने साबित कर दिया है कि वो भले ही अच्छा काम कर रहा था, लेकिन उसने जो आगे हाईलाइट होने के लिए, आगे कुछ पाने के लिए जो उसने तरीका अपनाया वो वाकई बहुत भयानक था, ख़राब था। इससे बहुत बड़ा कुछ कांड भी हो सकता था, लेकिन पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और ये भी इसमें बताने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से गवर्नमेंट को के लिए लोग काम करते रहते हैं, लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता सिवाय इन सब चीज़ों की। जैसे कि कुछ लोग अपने रोजगार की तलाश में रहते नहीं हैं और तमाम तरह के झंडे उठाकर इधर से उधर दौड़ते रहते हैं और हासिल कुछ नहीं होता है। जाते जाते आज चंदन हैं जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं, इनका आज जन्मदिन है। साथ ही अमरोहा के रहने वाले हैं जोएब, आज इनका भी जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।